हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है मैं बदला लूँगा। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। श्री प्रहस्त का राजा चंद्रमौली बहुत दयालु और परोपकारी था, लेकिन उसका सेनापति सौरिक उसे मारकर सवै राजा बनना चाहता था। श्री प्रहस्त राज्य के समीप दूर दूर तक घने जंगल फैले हुए थे। उन जंगलों में नरभक्षी दुर्दांत रहते थे जो श्रीप्रहस्त पर आक्रमण करके लोगों को पकड़ ले जाते थे। एक दिन सौरिक दुर्दांत के राजा सर्वांग के पास पहुंचा। अगर तुम मेरी राजा बनने में सहायता करो तो मैं तुम्हें हर सप्ताह खाने के लिए आदमी भेजा करूंगा। और इस तरह सौरिक ने राजा चंद्रमौली की हत्या कर दी। सौरिक को राजा बनने का समाचार सुनते ही रानी सुनीता दोनों राजकुमारों को लेकर भाग निकली, लेकिन जंगल में दुर्दांत ने रानी को मार डाला। भाग्य ने दोनों राजकुमार को एक दूसरे से अलग कर दिया। गिरीश को नगर का एक धनी कुबेर दत्त ले गया। यह अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। धनी कुबेर दत्त ने गिरीश को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल के में आचार्य के पास भेजा। मुझे शस्त्र विद्या सीखकर सौरिक से बदला लेना है। बदला। उधर राजकुमार शिरीष महर्षि दंडपानी के आश्रम में पल रहा था। मुझे महर्षि से संजीवनी विद्या सीखकर सौरिक से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना है। यहाँ तक की कहानी आप राज कॉमिक्स के इस सेट में प्रकाशित कॉमिक्स नरभक्षी दुर्दांत में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। सेनापति सौरिक को राजा बने हुए देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए थे। सौरिक का लड़का कुंभज भी गुरुकुल में आचार्य के पास शस्त्र विद्या सीख रहा था। एक दिन सौरिक आचार्य से मिलने गुरुकुल में आया। आचार्य के चरणों में सौरिक प्रणाम करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। आओ वस्त आओ, आज कैसे आना हुआ? आचार्य, राजकुमार कुंभज के संबंध में जानने आया हूँ कि उसकी शस्त्र विद्या कब तक पूरी होगी। कुंभज शस्त्र विद्या में बहुत निपुण हो चुका है, लेकिन कुंभज मेरा दूसरे नंबर का श्रेष्ठ छात्र है। आचार्य, क्या वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है? नहीं, मेरे एक छात्र में अद्भुत युद्ध क्षमता है। मुझे आश्चर्य है कि एक वैश्यक पुत्र होकर भी वह शस्त्र विद्या में इतना कुशल क्यों है। बस उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि उसके मस्तिष्क की रेखाएं बता रही है कि एक दिन यह श्रीप्रहस्त का राजा बनेगा। इसे शस्त्र से कोई पराजित नहीं कर सकेगा। सचमुच? फिर तो इसमें अद्भुत शक्ति भी होगी। आचार्य, मैं उस युवक से अवश्य मिलना चाहूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे बुलाकर तुम्हारी भेंट कराता हूँ। आचार्य ने आवाज़ देकर गिरीश को अपने पास बुलाया। इनसे मिलो गिरीश, यह राजा सौरिक है। ओह सेनापति सौरिक, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कुत्ते, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रणाम करता हूँ महाराज। वस्त आचार्य तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। शिक्षा पूरी कर लेने पर मैं तुम्हें अपना सेना नायक बनाऊंगा। मुझे सेना नायक बनने की बहुत खुशी होगी महाराज। लेकिन उस दिन नगर की ओर लौटते हुए सौरिक के मस्तिष्क में बार बार आचार्य के शब्द गूंज रहे थे। इस शिष्य के मस्तिष्क की रेखाएं कह रही है कि एक दिन यह युवक श्रीप्रहस्त का राजा बनेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं पहले ही उसकी हत्या करा दूंगा। और उसी क्षण से सौरिक के मस्तिष्क में गिरीश के हत्या करा देने के षड्यंत्र बनने लगे। उधर महर्षि दंडपानी के आश्रम में श्रीश बहुत परिश्रम से सभी कार्य कर रहा था। वह किसी तरह महर्षि को प्रसन्न करके संजीवनी विद्या सीख लेना चाहता था। एक दिन वह कर्णिका के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया हुआ था। ओह श्रीश, अभी और कितनी लकड़ियां काटोगे? अब रहने दो, चलो अब आश्रम को लौट चलें। कर्णिका, तुम लौट जाओ, लेकिन मैं आज इतनी लकड़ियां काट कर ले जाऊंगा कि फिर कुछ दिनों तक इधर आना नहीं पड़े। नहीं श्रीश, मैं तुम्हें जंगल में अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि दुर्दांत तुम्हारे शत्रु हैं, वह तुम्हें कुछ भी हानि पहुंचा सकते हैं। कर्णिका,
तुम्हें मेरे प्राणों की इतनी चिंता है तो महर्षि से मुझे संजीवनी विद्या सिखा देने के लिए आग्रह क्यों नहीं करती? सुना है जिसे संजीवनी विद्या आती है उसे कोई नहीं मार सकता। हाँ। ओह, आजकल कहते कहते कितने वर्ष बीत चुके हैं। अच्छा, मैं कल अवश्य ही पिताजी से आग्रह करूंगी। ओह, आजकल करते करते कितने वर्ष बीत चुके हैं। अच्छा बाबा, अब तुम मेरे साथ आश्रम तो चलो, मैं आज ही पिताजी से तुम्हें संजीवनी विद्या सिखवा देने के लिए कहूंगी। यह बात है तो मैं अभी इन कटी हुई लकड़ियों को उठाकर तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर कुछ देर में श्रीस लकड़ियों को गट्ठा उठाकर कनिका के साथ आश्रम की ओर चल दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि कुछ दुर्दांत उसे मारने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं। जब कनिका और गिरी श्रीस कुछ दूर निकल गए तो पेड़ के पीछे छिपे हुए दुर्दांत झाड़ियों से निकल आए। वह युवक आज फिर हमारे हाथों से बचकर जा रहा है। आखिर हम कब तक उसके अकेले होने की प्रतीक्षा करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि उसे आज मार ही देना चाहिए। हाँ, अभी वह अधिक दूर भी नहीं गए होंगे। चलो जल्दी करो। नहीं, हम कर्णिका के साथ रहते हुए उसे नहीं मार सकते। कर्णिका महर्षि को बतलाकर उसे जीवित करा लेगी और उस दिन भी दुर्दांत श्रीस को नहीं मार सके। उधर दुर्दांत के राजा सारवंग के दरबार में दिवाका इतने इतने वर्ष बीत गए और तुम आज तक महर्षि के आश्रम में रहने वाले युवक को नहीं मार सके। महाराज, वह कभी भी अकेला आश्रम से बाहर नहीं निकलता। उसके साथ हमेशा महर्षि की लड़की कनिका होती है। अगर वह उसी तरह तुम्हारे हाथों से निकलता रहा तो देख लेना, वह एक दिन महर्षि से संजीवनी विद्या भी सीख लेने में सफल होगा। हम अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। उसे तुरंत मार डालो, चाहे वह कनिका के साथ ही क्यों ना हो। हम ऐसा ही करेंगे महाराज। उधर कनिका ने अभी तक शिरीष को अकेले आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया था, लेकिन एक दिन, बेटे शिरीष, कनिका बीमार है और यज्ञ के लिए लकड़ियां खत्म हो चुकी है। तुम जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ। जो आ गया महर्षि, मैं अभी जाकर लकड़ियां ले आता हूँ। और शिरीष लकड़ियां लेने चल दिया, लेकिन अभी जंगल में जाकर उसने लकड़ियां काटना शुरू किया था कि तभी हो, पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। ओह, मारो मारो, हो, आज तुम बचकर नहीं जाओगे। हम तुम्हें मारकर अ- हम तुम्हें मारकर अमर हो जाएंगे। दुर्दांत ने उस पर अनेक प्रहार किया, लेकिन वह किसी तरह उनके हाथों से निकल भागा। हो। दुर्दांत ने उसका पीछा किया। अचानक शिरीष ठोकर खाकर गिरा। ओह, इससे पहले कि वह उठ पाता, एक दुर्दांत ने उसकी पीठ में शस्त्र घोंप दिया। बचाओ! आ! शिरीष को मारकर दुर्दांत ने एक सूखे कुएं में डाल दिया। धम! और दुर्दांत खुशी खुशी अपने घरों को लौट चले। ना रहा बांस, अब ना बजेगी बांसुरी। आहा, अब महर्षि की मृत्यु का भय भी नष्ट हो गया। उधर जब देर रात हो जाने पर भी शिरीष नहीं लौटा तो, कनिका, तुम अभी तक जाग रही हो, क्या बात है? पिताजी, शिरीष अभी तक नहीं लौटा, मुझे आशंका हो रही है। तुम्हारी आशंका बेकार है बेटी, वह सकुशल लौट आएगा। पिताजी, मुझे भय है कि कहीं दुर्दांत ने उसे मार न दिया हो। अब तुम सो जाओ, प्रातः होने पर उसे खोजने चलेंगे। तुम चिंता ना करो। महर्षि के कहने पर कनिका अपनी कुटिया में चली गई। जब प्रातः काल तक शिरीष नहीं लौटा तो महर्षि कनिका के साथ उसे ढूंढने निकली, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें शिरीष नहीं मिला। पिताजी, उसे अवश्य ही दुर्दांतों ने मार डाला है, नहीं तो वह अब तक आश्रम में लौट आता। तुम चिंता ना करो, उसका शव ही मिल जाए तो मैं उसे जीवित कर दूंगा। शिरीष को ढूंढते हुए दोनों सूखे कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें कुछ चील कौवों को वहां मंडराते देखा। पिताजी, वहां इतने चील कौवे क्यों मंडरा रहे हैं? कांव कांव कांव। लगता है वहां किसी जीव जंतु का शव पड़ा है। कुएं के पास पहुंचकर जब महर्षि ने झांक कर देखा तो, अरे सचमुच, इसमें तो किसी का शव पड़ा है, कहीं शिरीष का ना हो। और अगले क्षण संजीवनी विद्या से महर्षि ने उस शव को जीवित कर दिया। शिरीष, ओम संजीवनी। कर्णिका लाल
लाल बेलों की सहायता से सिरिस उस कुएं से बाहर निकल आया और तीनों आश्रम की ओर लौट चले। उधर जब से सौरिक ने आचार्य से सिरिस के बारे में सिरिस के राजा बनने की बात सुनी थी, वह बहुत बेचैन हो रहा था। एक रात जब वह अपने कक्ष में सो रहा था, मारो दो दुष्ट सेनापति सौरिक को मार डालो। अरे यह क्या, यह शोर कैसा है? कहीं आचार्य की बात सच तो नहीं होगी? तभी भयंकर शोर के साथ कक्ष का दरवाजा टूटकर गिरा और मारो मारो, दुष्ट को मार डालो, सौरिक को मार दो। सौरिक, अब तेरा अंत निश्चित है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। श्रीप्रहस्त का राजा अब मैं बनूंगा है। और यह कहते हुए गिरीश ने सौरिक पर तीव्र प्रहार किया। अभी तलवार उसके दो टुकड़े कर देती कि वह जोर से चीख उठा, नहीं, मुझे मत मारो। क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने एक बुरा सपना देखा। कैसा सपना? क्या मुझे उस सपने के बारे में नहीं बताओगे? एक सांप धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। वो मुझे काट लेना चाहता है, लेकिन मैं उसके काटने से पहले उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं आज ही उसका अंत कर दूंगा। और यह कहता हुआ सौरिक कक्ष से बाहर चला गया और फिर गिरीश की हत्या का योजना बनाकर अगले दिन वह गुरुकुल में पहुंचा। जा वस्त, मैं तुम्हें बुलाने के लिए संदेश ही भेजने वाला था। आचार्य, आप मुझे इसलिए बुलाना चाहते थे? वस्त, राजकुमार कुंभज की शस्त्र विद्या पूरी हो चुकी है। उसे आप कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। आचार्य ने कुंभज को बुलवाया तो गिरीश भी उसके साथ चला आया। मैं कुंभज को ही लेने आया था आचार्य। मैं शीघ्र ही नगर में कुंभज को युवराज बनने का समारोह करना चाहता हूँ आचार्य। आपको उस समारोह में अवश्य आना होगा। मैं आने का प्रयास करूंगा। वस्त, कुंभज, तुम अपने पिता के साथ जा सकते हो। ओह सौरिक, मेरे माता पिता का हत्यारा। कुंभज के साथ सौरिक अपने रथ के पास पहुंचा ही था कि फिर कुछ सोचकर आचार्य की ओर लौट पड़ा। आज मैं इस सांप का अंत कर दूंगा। आज यह आचार्य का अतिथि न होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता। कहो वस्त, कैसे लौट आए? आचार्य, अचानक मुझे एक बात याद आ गई। तुरंत ही मुझे एक विशेष संदेश सारंग को भिजवाना है। नगर में पहुंचकर संदेश भेजने में बहुत देर हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि आपका यह शिष्य गिरीश यह कार्य भली भांति कर लेगा। क्यों नहीं? गिरीश अवश्य तुम्हारा संदेश सारंग तक पहुंचा देगा। आचार्य के आदेश पर गिरीश को संदेश पत्र देकर तुरंत प्रस्थान करना पड़ा। ओह, आज तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अधिक दिन तक नहीं बचेगा। इस काम को पूरा करने के बाद मैं इसको अवश्य मार दूंगा। उस दिन सौरिक मन ही मन बहुत खुश होता हुआ नगर की ओर लौट रहा था। सारंग, मैं जिस युवक को भेज रहा हूँ यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे तुरंत मार कर खा जाना सौरिक। अब इस युवक को मृत्यु का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। उधर एक दिन जब फिर महर्षि ने शिरीष से जंगल में गए चारा लाने के लिए कहा तो पिताजी, शिरीष जंगल में अकेला नहीं जाएगा, मैं भी इसके साथ जाऊंगी। अगर दुर्दांत ने इसे मारकर कहीं गायब कर दिया तो आप इसे जीवित कैसे कर पाएंगे? ओह, मैं तो कर्णिका को कैसे बताऊं कि किसी को यह विद्या सिखाने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब महर्षि कुछ ना बोले तो कर्णिका शिरीष की ओर दौड़ पड़ी। ठहरो शिरीष, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उस दिन कर्णिका सारा दिन जंगल में शिरीष के साथ ही रही। कर्णिका, पता नहीं क्यों महर्षि मुझे संजीवनी विद्या नहीं सिखा रहे। नहीं, वह तुम्हें अवश्य सिखाएंगे विद्या। सिखाएंगे। जब वह तुमसे मेरा विवाह करेंगे तो उन्हें संजीवनी विद्या तो सिखानी ही पड़ेगी। और फिर मेरी हट तो तुम जानते ही हो। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे और उधर वृक्षों की और झाड़ियों के पीछे छिपे हुए दुर्दांत शिरीष को मारने का अवसर देख रहे थे। महर्षि द्वारा शिरीष को जीवित कर देने से दुर्दांत बहुत झुंझलाए हुए थे। साथियों, सब एक साथ उन दोनों पर आक्रमण कर देना। कुछ लोग
कनिका को पकड़ेंगे और कुछ लोग शिरीष को उठाकर बहुत दूर जंगल में ले जाएंगे। हाँ, आज हम उसके टुकड़े टुकड़े करके सरोवर में फेंक देंगे, किसी को उसका पता नहीं चलेगा। हाँ, फिर महर्षि उसे जीवित भी नहीं कर पाएंगे। अगले ही क्षण दुर्दांतों ने शोर मचाते हुए उन पर हमला कर दिया। हो, मारो मारो, हो। दुर्दांत शिरीष को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो कनिका ने उन्हें रोक दिया। नहीं नहीं, तुम मेरे होते हुए शिरीष की परछाई भी नहीं छू सकते। चले जाओ। कनिका, तुम आगे से हट जाओ, हम इसको जीवित नहीं रहने देंगे। तुम हट जाओ। नहीं, मैं कभी नहीं हटूंगी और तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगा पाएगा। कनिका, अगर तुम नहीं हटोगी तो हम तुम्हें भी मार देंगे। तुरंत हट जाओ। नहीं नहीं। और फिर कनिका के देखते देखते दुर्दांत शिरीष को उठाकर चल दिए। रुक जाओ, शिरीष को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। रुक जाओ। बहुत दूर जंगल में जाकर दुर्दांत ने शिरीष के टुकड़े टुकड़े करके सरोवर में फेंक दिए। हा, संजीवनी विद्या सीख रहा था, स्वयं ही मर गया। महर्षि को इसका शव ही नहीं मिलेगा तो फिर उसे जीवित कैसे करेंगे। उधर तेजी से दौड़ती हुई कनिका आश्रम में पहुंची। पिताजी, हा, पिताजी दुर्दांत शिरीष को उठाकर ले गए। वे अवश्य ही उसकी हत्या कर देंगे। जल्दी चलिए। धैर्य रखो बेटी, हम अभी चलते हैं। यदि दुर्दांत ने उसे मार भी डाला तो मैं उसे जीवित कर लूंगा। और तभी कनिका के साथ महर्षि घने जंगल की ओर चल दिए। जंगल में बहुत दूर दूर तक ढूंढने के बाद भी शिरीष का कुछ पता नहीं चला। आखिर उसे ढूंढते हुए दोनों सरोवर के किनारे पहुंच गए। पिताजी, दुर्दांत शिरीष को जाने कहाँ ले गए। उसे ढूंढते हुए हमें कितनी देर हो गई। ओह, मुझे प्यास भी लग गई है। कनिका, पास के इस सरोवर से जल पी लो। और जल पीने के लिए कनिका सरोवर की ओर बढ़ी। सरोवर के किनारे पहुंचकर जैसे ही कनिका जल पीने के लिए झुकी थी कि अरे, इस सरोवर का जल लाल रंग का क्यों हो रहा है। कहीं दुर्दांत ने शिरीष को मारकर इस सरोवर में। और तभी कनिका तेजी से महर्षि की ओर दौड़ी। पिताजी, दुर्दांत ने अवश्य ही शिरीष को मारकर इस सरोवर में फेंका है। देखो देखो, इस सरोवर का जल कितना लाल हो रहा है। महर्षि सरोवर का लाल जल देखते ही चौंक पड़े। हाँ, दुर्दांतों ने शिरीष की हत्या करके उसका शव इसी सरोवर में फेंका है। तुम धैर्य रखो कनिका, मैं उसे अभी जीवित करता हूँ। और फिर महर्षि ने अपनी संजीवनी विद्या से शिरीष को जीवित कर दिया। अगले क्षण वह सरोवर से बाहर निकल आया। ओह शिरीष। सरोवर से निकलकर शिरीष ने महर्षि के चरण स्पर्श किए तो कनिका ने महर्षि से कहा, पिताजी आप कब तक शिरीष को बार बार ऐसे ही जीवित करते रहेंगे। अगर कभी दुर्दांत इसे मारकर खा गए तो फिर यह कैसे जीवित होगा। आप इसे संजीवनी विद्या सिखाकर अमर क्यों नहीं कर देते। नहीं बेटी, अब ऐसा नहीं होगा। अब समय आ गया है कि मैं शिरीष को संजीवनी विद्या सिखाकर इससे तुम्हारा विवाह कर दूं। उस दिन आश्रम की ओर लौटते हुए कनिका बहुत प्रसन्न थी। उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहे थे। उधर गिरीश को सारंग के पास पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो गई थी। तेज धूप और लंबी यात्रा ने उसे बहुत थका दिया था। वह दोपहर हो गई। कुछ देर इन वृक्षों के नीचे बैठकर आराम कर लूं, फिर आगे की यात्रा करूंगा। वृक्षों की ठंडी छाया में बैठने पर कुछ ही देर में गिरीश को नींद आ गई। खैर बहुत देर तक गिरीश वहां सोता रहा। शाम हुई तो सारंग की लड़की समृष्ठा अचानक उधर घूमती हुई आ निकली। अरे, यह कौन सो रहा है। कितना सुंदर और शक्तिशाली है। अगर किसी दुर्दांत ने देख लिया तो इसे जीवित नहीं छोड़ेगा। गिरीश को देखते देखते शर्मिष्ठा उस पर मोहित हो गई और सोचने लगी, यह तो बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा है। काश इससे मेरा विवाह हो जाता, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है। शर्मिष्ठा ने जब गिरीश को अधिक पास आकर देखा तो वह चौंक पड़ी। अरे, इस युवक के पास यह क्या वस्तु है। लगता है कोई संदेश पत्र है। इसे तो खोलकर पढ़ना चाहिए। और फिर शर्मिष्ठा ने उस संदेश पत्र को धीरे से उठाकर पढ़ा। ओह, यह तो राजा शौरिक ने इस युवक को भेजा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस संदेश पत्र को ही बदल दूंगी। शर्मिष्ठा ने जल्दी से उस संदेश पत्र के बजाय दूसरा संदेश पत्र लिखकर रख दिया और वहां से बहुत दूर चली गई। कुछ देर बाद गिरीश की नींद खुली। ओह, सूर्य डूबने वाला है। मुझे जल्दी से सारंग के पास पहुंचना चाहिए।
और फिर घोड़े पर सवार हो गिरीश चल दिया। सारंग के पास पहुंचकर जब गिरीश ने उसे वह संदेश पत्र दिया तो सारंग उसे पढ़कर हैरान सा रह गया। सारंग, यह युवक श्रीप्रहस्त का राजा बनेगा। तुम इसके साथ अपनी पुत्री शर्मिष्ठा का विवाह कर दो। हैं? सौरिक के पत्र के अनुसार यदि यह श्रीप्रहस्त का राजा बना तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी। मैं कल ही शर्मिष्ठा से इसका विवाह कर देता हूँ। और फिर अगले दिन सारंग ने बहुत धूमधाम से गिरीश का विवाह अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ कर दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।